महाराष्ट्र में महायुति या अघाड़ी, कौन अनाड़ी कौन खिलाड़ी, झारखंड में किसका होगा राज तिलक, कैश कांड का कितना असर और कितना सुपरहिट हुआ, बटेंगे तो कटेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूं दैनिक जागरण के न्यूज़ रूम में। ये वही न्यूज़ रूम है जहां पर पिछले 20 घंटों से ज़्यादा वक्त से लगातार एग्जिट पोल्स के आंकड़ों पर मंथन चल रहा है और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई जा रही है। महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर बुधवार को मतदान पूरा हुआ। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, मगर उससे पहले एग्जिट पोल्स पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले एक अपडेट ले लेते हैं छोटा सा झारखंड के ऊपर। मेरे साथ योगेश जी मौजूद हैं। अगर अगर मैं एग्जिट पोल्स की बात करूं झारखंड के, क्या कहते हैं एग्जिट पोल्स? जी देखिए, एग्ज़िट पोल में जो है कुछ ने आपके INDIA को बहुमत दिया है और बहुमत के आसपास की सीटें दी हैं। प्लस दूसरे कुछ हैं जिन्होंने NDA के बारे में कहा है कि NDA को ज़्यादा सीटें मिलेंगी। मैं थोड़ा-सा आपको एक आंकड़ा बताता यानी हूँ। कि मिला जुला कुछ एग्जिट पोल्स है, अलग हाँ, अलग। मतलब हाँ। 2 लोग वहाँ जा रहे हैं, NDA के पक्ष में जा रहे हैं, तो 2 इस तरफ जा रहे हैं, तो 50-50 वाला चांसेस यानी कि है। 50-50 वाले चांसेस हाँ। रहेंगे दोनों ही के और लिए। सीटों में भी बहुत ज़्यादा वो डिफरेंस, जो मैं आपको अभी आंकड़े बताता हूँ। हम्म। जैसे आप देखिए, मैट्रिक्स ने जो दिया है, NDA को दिए हैं 42 से 47 सीटें। ठीक है। ठीक है। चाणक्य ने दिया है आप 45 से 50 सीटें झारखंड में। फिर एक्सिस माई इंडिया ने 25 सीटों का कहा है और पीपल्स पल्स ने जो है वो 44 से 53 सीटों का कहा है। इसी तरह INDIA के लिए 25 से 30 सीटें कहा है। चाणक्य ने जो है वो 35 से 38 सीटें कहा है। एक्सिस माई इंडिया ने 53 सीटें बताई हैं और पीपल्स ने जो है वो 25 से 37 सीटें बताई हैं। तो ये जो सीटें हैं और ये जो सीटों का गणित बताया गया है, इसमें कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि 50-50 वाला चांसेस हैं। 2 एग्ज़िट पोल कह रहे हैं कि NDA की बन जाएगी सरकार, 2 कह रहे हैं कि ये अपना INDIA की INDA बन सरकार। जाएगी सरकार। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि झारखंड के जिस तरह से एग्जिट पोल्स आए हैं, कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अगर मैं मीन निकालने की कोशिश करूं, 8 एग्जिट पोल्स के आंकड़े हैं तो उनमें से 4 इस तरफ हैं और 4 उस तरफ है। यानी कि 4 बीजेपी एनडीए की सरकार बनाते दिखाई दे रहे हैं और 4 INDIA की सरकार बनाते दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं मेन मुद्दे की बात करूं, क्योंकि झारखंड के पिछले 5 साल की अगर हम राजनीति की बात करें तो बड़ी उठापटक रही, बहुत ज़्यादा। सीएम बदले गए, पार्टियों का हेरफेर हुआ, यहाँ से वहाँ हुए नेता। क्या कुछ मुद्दा रहा? क्योंकि आखिर में बात जनता की होती है, राजनीति की बात तो हो गई, अब जनता के मुद्दों की बात करते हैं। देखिए, कल भी मैं अनुराधा से चर्चा कर रहा था इस बारे में, तब वोटिंग चल रही थी और हम वोटिंग के आंकड़ों पर बात कर रहे थे। मैंने तब भी बोला था कि हर विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे तो होते ही हैं। जो बेसिक मुद्दे हैं, आपका शिक्षा, पेयजल, कृषि, सिंचाई, रोजगार, पलायन, इस तरह के स्थानीय मुद्दे तो होते ही हैं। इनके अलावा जो झारखंड में मुद्दे चले, वो थे बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जो है वो उठा। फिर आपका भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा। आपने कहा, अभी भी कहा कि सरकार बदली, तो पिछले आप देखिए जनवरी से अब तक का आप राजनीतिक सफ़र देखेंगे, इसी साल का ही देख लीजिए। 5 साल तो बहुत पुरानी बात होगी, लेकिन आप इसी साल का देख लीजिए कि लोकसभा चुनाव में हमने देखा और उसके बाद क्या हुआ झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार गिरी। इसके बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। जी। चंपई सोरेन जब क्यों बनाया गया, हेमंत सोरेन क्यों हटना पड़ा, क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप लगा, घोटालों का आरोप लगा, ज़मीन घोटाले का आरोप लगा, सेना की ज़मीन का आरोप लगा और इस तरह के कई सारी उनके मंत्रियों के आवाज़ से जो है पैसों की बरामदगी भी हुई। ED ने रेड की, CBI ने अपनी कार्रवाई की, ये तमाम चीज़ें चलती चली आई और उससे भ्रष्टाचार के मुद्दे को हवा मिली। अब इसके बाद क्या हुआ होता है कि तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सारी चीज़ें होने के बाद हेमंत सोरेन आते हैं बाहर जेल से। जेल से बाहर आने के बाद वो वापस से जो है मुख्यमंत्री बनते हैं और चंपई सोरेन को हटाया जाता है। चंपई सोरेन इस सारे राजनीतिक घटनाक्रम के बाद जो है अंततः झामुमो को छोड़ देते हैं और भाजपा में चले जाते हैं और वहाँ से वो अपना टिकट लेकर चुनाव लड़ते हैं। अब ये सारे मुद्दे उठने के कारण जो है कहीं न कहीं हवा दोनों तरफ की चलती दिखाई दी।
शुरुआत में जनता को भी वैसा लगा कि हाँ भ्रष्टाचार ज़्यादा वो है। फिर बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बहुत तेज़ी से हावी हुआ। हम पहले चरण की और दूसरे चरण की वोटिंग का परसेंटेज देखें तो ऑलमोस्ट 65-66 के आसपास हुआ है। अभी जो पिछला आंकड़ा आया था, कल जो आंकड़ा आया था रात में, वो 68% के करीब वोटिंग हुई थी दूसरे चरण में। पहले चरण में जो वोटिंग हुई थी वो 66%, 66 पॉइंट समथिंग परसेंट था। तो इस तरह से देखें तो ओवरऑल 65-66 के आसपास का परसेंटेज हुआ है। पर अब जैसे एक नाला विधानसभा सीट है, उस पर 80% तक मतदान हुआ है, पर वो अलग एरिया है उस तरह का। यानी कि लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। झारखंड की बात करें, दो मुद्दे अभी भी बताए, एक तो भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा। हालांकि एग्जिट पोल्स के आंकड़े जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, मैं बता दूं 2019 में झारखंड को लेकर 3 एग्जिट पोल आए थे, उनमें से 2 सही थे। इसी तरह से 2014 में 4 एग्जिट पोल आए थे और सिर्फ 1 सही था। अब इस बार देखना ये होगा, हालांकि 8 हैं, 8 में से 4 यहाँ 4 वहाँ, बाकी देखते हैं कि किसकी सरकार बनती है। फिलहाल महाराष्ट्र पे चलते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार बड़ा दिलचस्प चुनाव है। एनसीपी वर्सेस एनसीपी और शिवसेना वर्सेस शिवसेना का चुनाव। अजय जी मेरे साथ हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी अच्छी पकड़ है, क्या कहते हैं एग्जिट पोल्स के आंकड़े? देखिए, महाराष्ट्र के एग्जिट, पहले तो एग्जिट पोल को समझते हैं। इस बार एग्जिट पोल जो है कोई बड़ी एजेंसी ने जारी नहीं की, पिछली बार से सबक लिया और कोई माई एक्सिस में एक झारखंड का जारी किए, कोई बड़ी एजेंसी नहीं है। ऐसे नाम हैं जो पहली बार सामने आए हैं, तो इन पे भरोसा करना कितना सही होगा नहीं होगा तो 23 को पता चलेगा। लेकिन अभी जो एग्जिट पोल आए हैं, 11 एग्जिट पोल आए हैं महाराष्ट्र की, जिनमें से 6 में बीजेपी गठबंधन जो है सरकार बनाती दिख रही है। लेकिन इसमें भी एक दिलचस्प कहानी यह है कि जिसमें 3 एग्जिट पोल ऐसे हैं, जो 6 में से 3 एग्जिट पोल ऐसे हैं, बीजेपी गठबंधन तो सरकार बनती दिख रही है, लेकिन महाविकास आघाड़ी की सीटों की संख्या जो है लगभग बहुमत की करीब के लगभग है। मतलब 130 से 140 दिखाना मतलब एकदम बहुमत के करीब है। तो हाँ, टच कर रहा हो। और एक दिलचस्प और आंकड़ा है कि लगभग 60 सीटें ऐसी हैं जो सारे एग्जिट पोल में है कि 60 सीटें, लगभग 40 से 60 सीटें ऐसी हैं जहां कौन जीत सकता है किसी को नहीं पता। बाकी ऐसी कोई सीटें हैं जहां आमने सामने की लड़ाई। जैसे एक और दिलचस्प आंकड़ा ये है कि शिवसेना वर्सेस शिवसेना और एनसीपी वर्सेस एनसीपी, तो ऐसी 33 सीटें हैं जहां एनसीपी शरद पवार गुट और अजीत पवार आमने सामने हैं। अब वहाँ देखना है कि जो पवार का अपना एक वर्चस्व रहा है, एनसीपी मतलब क्या, कोई पार्टी नहीं है, पवार की एक सिंपैथी वाली पार्टी हुई। पवार से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, संबंध रखते हैं, उनको पसंद करते हैं और पवार को वोट करते थे। अब उसमें से एक गुट निकलकर अजीत पवार की बनती है, तो वहाँ यह देखना दिलचस्प होगा कि पवार का जो सिंपैथी वोट है, क्या अजीत पवार अपनी तरफ जो है शिफ्ट करा पाते हैं या नहीं करा पाते हैं। इसी तरह शिवसेना भी कोई नेशनल पार्टी नहीं है। उद्धव ठाकरे एक तरीके से बाल ठाकरे की पार्टी बनाई हुई है, तो वो भी बाल ठाकरे को जो लोग पसंद करते थे वो उद्धव को ठाकरे को वोट करते हैं। अब वो देखना है कि एक नाथ शिंदे की तरफ वो जाते कि नहीं। हाँ, एक बात इसमें एक जोड़ना मैं चाहूँगा कि जैसे उद्धव शिवसेना को वही लोग पसंद करते थे जो हार्डकोर हिंदू, उनका वर्चस्व की राजनीति रहती थी, वैसे लोग उनको पसंद करते थे। तो ये हो सकता है कि बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद उद्धव से वो लोग नाराज होंगे, तो वैसे लोग जो है वोट कर सकते हैं। ये दिलचस्प देखना है। ये भी 45 सीटें हैं, लगभग 44 या 45 सीटों पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना और 33 सीटों पर पवार एनसीपी ये होने जा रहा है। एक तो ये हो गया। अब मत प्रतिशत की बात करते हैं। मत प्रतिशत 35 सालों बाद मत प्रतिशत बढ़ा है और लगभग 4.5% वोट प्रतिशत बढ़ा है इस बार। ये बड़ी बात है। और 2004 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दें महाराष्ट्र में, तो हमेशा सत्ता परिवर्तन हुआ है। जब भी टर्न आउट बढ़ा है वोट का, तो सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो अब इसको देखना, हालांकि बीजेपी गठबंधन और बीजेपी के जो नेता हैं बोल रहे हैं कि नहीं हम फिर से सत्ता में वापसी कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अब जब भी वोट टर्न आउट बढ़ा है तो सत्ता परिवर्तन हुआ है।
और ये देखना एक दिलचस्प होगा। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि नेता दावे और वादे तो करते रहते हैं। मैं ब्रिज के पास आऊँगा। महाराष्ट्र पे बड़ी अच्छी पकड़ है। जैसा कि अभी अजय जी ने बताया कि जब जब वोट परसेंट बढ़ा है, परिवर्तन हुआ है, तो क्या लग रहा है इस बार महाराष्ट्र में परिवर्तन होगा या फिर भगवा परचम ही लहराएगा? जी, जैसा वोट परसेंट की बात की तो मैं आपको बता दूं 1995 में अराउंड 71% वोट परसेंटेज था। इस बार अप्रॉक्स जो है 65 के परसेंट के अराउंड है। तब जो सरकार बनी थी, मनोहर जोशी तब के मुख्यमंत्री बने थे, शिवसेना की गवर्नमेंट बनी थी, लेकिन तब अलायंस में थे बीजेपी और शिवसेना। अभी आप देखोगे यहाँ पर शिवसेना भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है और एनसीपी भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। जब मैं कल ब्यूरो से भी बात कर रहा था इस चीज़ को लेके कि कहीं जनता कंफ्यूज तो नहीं है वोट को लेके, तो जो सिटीज़ एरिया है वहाँ पर क्लैरिटी है कि ये सिंबल इसके लिए है, मशाल सिंबल इसके लिए। लेकिन आप विलेज एरियाज़ में जाएंगे, आज भी उनको ये नहीं पता धनुष बाण किसके पास है। अगर वो वोटर्स वोट देने जाते हैं तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो वोट किसको दे रहे हैं। तो ये चीज़ देखने मिलेगी इस चुनाव में। हालांकि जो एग्जिट पोल आया उसमें दिखाया गया है कि महायुति सरकार बन रही है, मतलब 150-170 के बीच में ही सब दिखा है। 145 का बहुमत चाहिए, 288 सीटें हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे का जो संवेदनशीलता का जो मुद्दा है कि मैं मराठा हूँ, मेरे साथ विश्वासघात किया है शिंदे ने और बीजेपी ने मिलके वो उनको अलायंस हुए, इसका कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा वोटिंग से पहले जो हुआ तावड़े वाला जो केस हुआ विरार में होटल में पैसे की, तो मैं आपको बता दूं तावड़े एक समय पर ऐसा भी कहा जाता है विनोद तावड़े आने वाले समय पर सीएम भी बन सकते महाराष्ट्र के, इतना उनका रुतबा था वहाँ पर। तो अब ये क्यों किया गया, कैसे हुआ, इस पर ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आई है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये आरोप बेबुनियाद है। हालांकि उस पर नहीं आया, लेकिन ये कितना वोट पे इम्पैक्ट डालेगा वो भी देखने लायक होगा। बिल्कुल। महाराष्ट्र के एग्जिट पोल्स पर हम अभी तक नज़र डाली आपने। मैं एक आंकड़ा आप तक पहुंचा दूं। 2019 में 7 एग्जिट पोल आए थे, जिसमें से सिर्फ 1 एग्जिट पोल सही था महाराष्ट्र को लेकर। 2014 में 4 आए थे, जिसमें से 3 एग्जिट पोल सही थे। अब इस बार देखना ये होगा कि किसका एग्जिट पोल सही बैठता है, क्योंकि पिछली बार के हमने जो चुनावों के एग्जिट पोल देखे वो उतने ज़्यादा सही साबित नहीं हुए। महाराष्ट्र और झारखंड के अलावा उपचुनाव भी है 5 अलग अलग स्टेट्स में। उत्तर प्रदेश सबसे अहम है, वहाँ की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। उसी पर हम बातचीत करेंगे। नितेश जी मेरे साथ हैं। कुंद्रकी से लेकर करहल तक भयंकर बवाल हुआ, भयंकर, जिसकी कोई हम कह नहीं सकते। जिस तरह से कश्मीर में वोटिंग होती है तो वहाँ पर कोई बवाल नहीं होता, मगर उत्तर प्रदेश में जब वोटिंग की बारी आती है तो वहाँ आखिर क्यों बवाल होता है हर बार? देखिए, उत्तर प्रदेश कई मामलों में उत्तम प्रदेश कहा जाता है और जिसमें राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई होती है, जहाँ जब भी राजनीति की बात होती है तो उत्तर प्रदेश अपने अहम रूप में आ जाता है। और ये चुनाव सिर्फ 9 सीटों का उपचुनाव नहीं था, ये चुनाव नाक की लड़ाई बनाम साख की लड़ाई थी। इस बार ये सिर्फ 9 सीटों पर प्रत्याशियों की जीत या प्रत्याशियों का भविष्य नहीं तय था। यहाँ से तय होगी उत्तर प्रदेश की आगे की राजनीति कैसी होनी है, अखिलेश यादव का भविष्य क्या होगा या योगी आदित्यनाथ का भविष्य क्या होगा। जब प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की साख दांव पे लगती है तो राजनीतिक तापमान अपने आप बढ़ जाता है। तो उसी का परिणाम था उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। और आप ये समझिए, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ, इसमें जो 4 जगह रहीं, जहां मुरादाबाद की कुंद्रकी सीट थी, कानपुर की सीसामऊ, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मैनपुरी की करहल, इन 4 सीटों पर चुनाव की एक दिन पहले से ही तनातनी देखने को मिल रही थी। समाजवादी पार्टी लगातार इस बात का उल्लेख कर रही थी कि किसी एक वर्ग को वोट देने से रोका जाएगा, और ये अपने आप में चुनाव से पहले पोलराइजेशन की ओर इशारा करता है। और इस तरह के जब समीकरण बनते हैं, चुनाव अपने आप दिलचस्प हो जाता है, और वैसा ही देखने को मिला। पूरा उपचुनाव सिर्फ 9 सीटों पे था, कई राज्यों के चुनाव हो रहे थे, इसके बनाम उत्तर प्रदेश पर लोगों की ज़्यादा निगाहें थीं। उसका रीज़न यही था कि ये जो सीटें थी, ये उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की सत्ता का रास्ता निकलता है, और उत्तर प्रदेश में ही जो ये 9 सीटें हैं, इससे आने वाली राजनीति का रास्ता तय होना है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। और आज की राजनीति के लिए जो मौजूदा, और ये बात कहा जा रहा है कि इसके नतीजे जो 23 नवंबर के बाद राजनीति की दिशा में जाएगी, ये भी इस पर बहुत निर्भर करेगा। अच्छा, अगर एग्जिट पोल्स की बात करूं, हमने झारखंड और महाराष्ट्र के एग्जिट पोल तो देख लिए, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव है, वहाँ के एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं? देखिए, बहुत एग्जिट पोल तो बहुत बड़े नाम
जिन जो रहे हैं शुमार, उसमें उन्होंने एग्जिट पोल नहीं किया है। कुछ 4-5 संस्थाएं ऐसी रहीं जिन्होंने एग्जिट पोल किया है, जिसमें से दैनिक भास्कर को जो सर्वे कहता है उसमें 9 में से 7 सीटें बीजेपी को मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। कुल मिलाकर आप देखें तो सभी का समराइज करें तो करीब 5 सीटें बीजेपी के अगुवाई वाली एनडीए के खाते में, और दूसरी तरफ सपा के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। दैनिक भास्कर के अलावा जेवीसी टाइम्स नाउ ने भी सर्वे किया, तो जेवीसी टाइम्स नाउ के सर्वे के हिसाब से बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती हैं, और मेट्राइज के एग्जिट पोल में बीजेपी को 7 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलने का, और जी न्यूज़ के सर्वे में बीजेपी को 5 और सपा को 4 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। जी अच्छा, मैं पिछले 2022 के चुनाव के वोटिंग परसेंटेज से अगर कंपेयर करूं अभी के चुनाव का वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम नज़र आया है। क्या वजह रही कि जनता को पोलिंग सेंटर्स तक नहीं खींच के ला पाए नेता, या फिर ऐसे कुछ वादे नहीं किए गए, या फिर क्या मुद्दा रहा जनता का, कहाँ जनता नीरस रही वोटिंग के मामले में? इसमें देखिए, अगर आप वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो जाहिर तौर पर 2022 के चुनावों से वोटिंग परसेंटेज काफ़ी हद तक गिरी है। अगर आप सीट वाइज भी जाएंगे तो मीरापुर में इस बार करीब 57% वोट हुए हैं, जबकि 2022 में ये 68% हुए थे। कुंद्रकी में इस बार सबसे ज़्यादा मतदान हुए हैं, जहाँ 71% से ज़्यादा वोटर्स ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। पिछले साल यानी कि 2022 में 57% ही किया था। गाजियाबाद में बहुत नीरस देखने को मिला, 33% लोगों ने ही अपने मत का इस्तेमाल किया। इसी तरह 4 सीटें ऐसी थी जहां पे 50% से भी कम वोटिंग हुई है, जबकि 5 सीटें ऐसी थी जहां 50% से ज़्यादा हुई। इनमें से एक सीट आपकी मजवा है जहां ठीक 50% हुआ है। तो इस लिहाज से पिछली बार के मुकाबले से वोटिंग रूटीन काफ़ी चेंज रहा है। एक दूसरी बात ये भी होती है कि उपचुनाव में मतदाता बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं रहता है, उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ रहती हैं, और उस प्रायोरिटीज़ को देखते हुए जैसे अब गाज़ियाबाद जैसा शहर जो दिल्ली से ठीक सटा हुआ एनसीआर का हिस्सा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चहलकदमी नहीं थी। लेकिन जो छोटे ज़िले हैं जैसे जो बी टाउन, जैसे कानपुर की सीसा मऊ सीट, यहाँ बहुत चहलकदमी थी। मुरादाबाद की कुंद्रकी में भी इसी तरह का नज़ारा था। तो जो छोटे शहर होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा चहलकदमी होती है, जैसे बड़े शहर हो जाते हैं वहाँ पे थोड़ी सी इसके प्रति उदासीन रवैया हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा है, और पिछली बार के मुकाबले काफ़ी वोट परसेंटेज गिरे हैं। 23 नवंबर को जब मतों की पेटी खुलेगी तब पता चलेगा कि जनता ने किसे जनाधार सुनाया। नीरज जी मेरे साथ हैं। नीरज जी, अब मुझे बार बार जब भी मैं चुनाव को याद करता हूँ, मुझे सीएम योगी का मंच पर खड़े हुए वो एक नारा याद आ जाता है, बटेंगे तो कटेंगे। क्या कहानी है वो नारे की, क्यों इतना फेमस हो गया वो? देखिए, बटेंगे तो कटेंगे, बेसिकली इसको अलग अलग लोग अलग अलग तरह से परिभाषित कर रहे हैं, लेकिन आज के संदर्भ में इसे देखें तो ज़्यादातर लोग इसे हिंदू मुसलमान के तौर पर काउंट कर रहे हैं। खैर, ये सबकी अपनी अपनी राय है। किसी नारे से कोई क्या डिफाइन करना चाहता है और क्या संदेश लेना चाहता है वो अपनी अपनी है। बीजेपी के अंदर खाने जो उनके घटक दल हैं, कुछ दल वो लगातार बोलते हैं कि इतना हार्श होने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ जो है बीजेपी के नेता ये भी मान रहे हैं कि बिल्कुल सही समय पर सही संदेश दिया गया सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ। उसका असर इन उपचुनाव में यूपी में हमें देखने को मिलेगा, और ना सिर्फ इन उपचुनाव में बल्कि हमें झारखंड और महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा। वहाँ पर विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई तो वहाँ पर भी लगातार ये नारा जोर शोर से उठाया गया, लगातार ये बात होती रही इसका क्या मायने हैं। और कई जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो लगातार ये कहते रहे कि ये तो हम पहले से ही कहते रहे हैं कि अगर आप एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, मतलब आप एकता में शक्ति है, या फिर बटेंगे कटेंगे मतलब अगर आप एक नहीं होंगे, अलग अलग ग्रुप्स में बट जाएंगे तो आप जाहिर सी बात है किसी ना किसी का शिकार बन जाएंगे। हम बचपन से ऐसी कहानियाँ किस्से खूब सारे सुनते भी आए हैं जिसको जोड़ के इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब इसके सियासी मायने की बात करते हैं। सियासी मायने बिल्कुल सही अंदाज में रखने के लिए जाने जाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने कई मौक़ों पर इस तरह की कई नज़ीर भी पेश की हैं। और ऐसे स्तर पर आकर बोलना, और जब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के पास बहुत कुछ उन्हें प्रूव करना था, अपनी एक अहमियत दिखानी थी, अपनी एक लोकप्रियता जिस कदर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में है वो साबित करनी थी, वो कहीं ना कहीं साबित करने में कामयाब रहे। और मुझे लगता है कि नतीजे भी उसी तरफ इशारा करेंगे। हालांकि ये बहुत जल्दी है कहना, क्योंकि 2 दिन बाद जब नतीजे आएंगे तब साफ तौर पर पूरी तरह से तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन अभी तक के हिसाब से देखें तो जो जिस चीज़ के लिए वो नारा दिया गया था वो कहीं ना कहीं समझाने में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। देखना पड़ेगा कि ये जो नारा है कितना नतीजों में कन्वर्ट हो पाता है।
जी बिल्कुल, 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तब पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी। एग्जिट पोल्स पर हम लगातार बात कर रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 घंटे से इसी न्यूज़ रूम में लगातार अपडेट हो रहे हैं, एग्जिट पोल्स के आंकड़े आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, हर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई जा रही है। सोशल मीडिया पर भी दीप्ति नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि हमने देखा कि लोकसभा के चुनाव में एग्जिट पोल से बिल्कुल ठीक, अगर हम कहें तो उल्टे, जहाँ 400 पार बता रहे थे वहाँ बात करें तो करीब 100-150 सीट कम आई। इसी तरह से जब हरियाणा के एग्जिट पोल्स हमने देखे, बिल्कुल उल्टे आंकड़े आए। अब इस बार एग्जिट पोल को लेकर क्या सोशल मीडिया में चर्चा चल रही है? सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चा शुरुआत में उस चीज़ की हुई है जो वोटिंग के बाद में जो हिंसा हुई थी, उसके फ़ोटो वायरल हो रहे हैं। तो पहले मुझे लगता है कि एग्जिट पोल से ज़्यादा चर्चा उसकी रही है। हाँ। उसके बाद में अगर एग्जिट पोल को लेके देखें तो बहुत फ़नी मीम्स वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक पर्सन को एजेंसी बना दिया है और दूसरी को जनता बना दिया है कि सही से बताना, पिछली बार बहुत रुलाया है। ऐसे फ़नी मीम्स वायरल हो रहे हैं। और सोशल मीडिया पे जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो महायुति हो वर्सेस महागठबंधन, महा विकास अघाड़ी वाला और झारखंड महाराष्ट्र, दोनों में पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं जीत के। लेकिन जो जैसे वो दावा कर रहे हैं, कोई कुछ कमेंट लिख रहा है तो नीचे लोग लंबा ट्रोल कर देते हैं कि उल्टा होने वाला है। तो कांग्रेस का कहना है वहाँ महाराष्ट्र में कि पिछली बार जब हरियाणा में जो हमारे बारे में जो भी कहा गया था वो उल्टा हुआ था, तो यहाँ हमें हारते हुए दिखाया गया है, तो यहाँ पर हम जीतेंगे ये तय है। ऐसे ही झारखंड में भी सेम चीज़ आ रही है। तो अभी कुछ भी ऐसा निश्चित नहीं है, मतलब लोग मजाक में ले रहे हैं उसको, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मजाक में ले रहे हैं। तो रिजल्ट क्या आता है वो 23 को पता चलता है। फिलहाल तो भी मजाक है, उसको एंजॉय हम लोग भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि तमाम सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, चुनाव भी आजकल ऑनलाइन हो चुके हैं, नेताओं के प्रचार से लेके जनता के रिएक्शन तक सब आजकल ऑनलाइन है। गौरव जी मेरे साथ हैं। गौरव, अब मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की हमने बात कर ली, हमने महाराष्ट्र की बात कर ली, हमने झारखंड की बात कर ली, मगर 5 राज्यों की और सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और एक लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। वहाँ की सीटों का क्या हाल है? क्योंकि उपचुनाव मुझे लगता है कि सरकार के लिए कहीं कहीं प्रतिष्ठा की लड़ाई होती है। अगर वो देखना चाहती है कि क्या जनता वाकई में उनके पक्ष में है या नहीं, तो क्या इशारे कर रहे हैं बाकी इलाकों के उपचुनाव? मैं आपको बता दूं कि अभी जो पूरे देश में महाराष्ट्र के चुनाव, विधानसभा चुनाव और झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ ही 15 राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसके साथ ही 2 लोकसभा की सीटें जिन पर उपचुनाव हो रहे हैं, जो कि नांदेड़ और वायनाड है। वायनाड इसलिए भी है क्योंकि राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया और वहाँ पर प्रियंका गांधी कॉन्टेस्ट कर रही हैं। तो ये चुनाव भी प्रियंका गांधी के लिए भी है कि दक्षिण में उनका रास्ता खुल रहा है और वहाँ पर वो हैं। इसके साथ आपने अगर बात की तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि चर्चा हो चुकी उत्तर प्रदेश की, मैं बिहार पर चर्चा करना चाहता हूँ। बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है इस समय। बिहार इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगले साल वहाँ पर फुल फ्लैश चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे। काफ़ी लंबे समय से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं और वहाँ पर महागठबंधन, जो कि बाद में इंडिया ब्लॉक भी बन गया, और एनडीए के बीच में चुनाव है। लेकिन तीसरी एंट्री जो हुई है प्रशांत किशोर की हुई है। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार हैं और उन्होंने जिस तरह का वो दावा करते हैं, हमने भी देखा है कि पीएम मोदी को पहली बार जो सफलता मिली उसमें प्रशांत किशोर की रणनीति बनाने का भी बहुत बड़ा हाथ था। इसके अलावा नीतीश कुमार को भी उन्होंने चुनाव जिताने में बड़ी अहम मदद की। अगर आखिरी असाइनमेंट की उनकी बात की जाए तो उन्होंने ममता बनर्जी को बिहार बंगाल चुनाव में एक बड़ी सफलता अर्जित कराई थी। अब लेकिन वो अपनी ज़मीन पर उतरे हैं और बिहार में उतरे हैं, क्योंकि उनका रोल बदल गया है। पहले क्या था कि वो किसी और को लड़ा रहे थे, लेकिन इस बार वो खुद लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी जन स्वराज मैदान में उतरी है और जो कि वहाँ पर बिहार में कॉन्टेस्ट कर रही है। ये देखना होगा कि वो किस तरीके से करते हैं, कितना वोट वहाँ पर काटते हैं। अभी जो 4 सीटें हैं, जो मैं बता दूँ, तराई, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज है, उनमें परिवारवाद है एक बड़ा मुद्दा। इसके साथ ही ये देखना पड़ेगा कि जन स्वराज किस तरीके से करती है और एनडीए जिस तरह का नैरेटिव सेट कर रही है वहाँ पर वो किस तरह से होगा, और उससे ये पता लगेगा कि आखिर अगला जो चुनाव होना है 2025 में, वो किस तरह सेट होगा। मैं चारों सीटों का छोटा ब्रीफ आपको दे देता हूँ कि इमामगंज जो सीट है उस पर जीतन राम मांझी की जो बहू हैं दीपा मांझी चुनाव लड़ रही हैं। यही परिवारवाद है, क्योंकि इस पर जीतन राम मांझी विधायक थे जो कि सांसद बन गए और अब फिलहाल वो मंत्री हैं और यहाँ से वो लड़ रही हैं। तो ये उनके लिए प्रतिष्ठा की बात है और यहाँ पर लगातार बड़े नेता यहाँ कैंपेनिंग कर रहे थे। इसके बाद मैं आपको तो बेलागंज की बात करता हूँ। बेलागंज जो है वो आरजेडी का गढ़ माना जाता है। वहाँ पर जो आरजेडी के सुरेंद्र यादव है उनका दबदबा रहता है और वो भी सांसद बन चुके हैं। इस कारण से यहाँ पर चुनाव हो रहा है। उन्होंने अपने बेटे को विरासत सौंप दी है और यहाँ पर विश्वनाथ यादव उनके बेटे हैं, वो लड़ रहे हैं। और
यहाँ मतलब इस सीट आरजेडी के लिए इतनी अहम है कि लालू प्रसाद यादव खुद चुनाव के लिए वहाँ पर प्रचार करने के लिए गए। इसके अलावा मैं रामगढ़ की बात करता हूँ। रामगढ़ की एक आरजेडी की सीट है, कैमूर रामगढ़ सीट है। इस सीट पर जो बिहार अध्यक्ष हैं आरजेडी के जगनंदन सिंह, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। यहाँ पर उनके जो छोटे बेटे थे वो आरजेडी सांसद बन गए। इसी कारण से यहाँ पर अपने बेटे को उन्होंने टिकट दिलाया। उनके बड़े बेटे लड़ रहे हैं अजीत सिंह, तो यहाँ पर उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इसके बाद तरारी में एक मैं आपको बता दूं, तरारी जो आरा की सीट है वहाँ पर CPI-ML की प्रतिष्ठा है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर एक बाहुबली कहे जाने सुनील पांडे भी हैं, जो कि हालांकि चुनाव हार रहे थे। इस बार उन्होंने अपने बेटे विशाल प्रसाद को टिकट दिलवाया और वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और इस क्षेत्र उनके चुनाव प्रचार के लिए नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी और विजय सोनाल बड़े बीजेपी के जो नेता थे वहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो और ये जो चुनाव है ये सुनील पांडे के आगे के भविष्य की भी बात रखेगा। इसके साथ मैं आपको राजस्थान में भी ले चलता हूँ। राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7 सीटें वहाँ पे भी हो रही हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है लोकसभा में, लेकिन पिछली बार 2000 हमने देखा कि जो चुनाव हुए थे अभी उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और 25 में से सिर्फ 11 सीटें जीत पाए। और ये जो सीधी जो बात है वो भजन लाल और जो वहाँ के भाजपा अध्यक्ष हैं मदन राठौड़ उनके लिए अग्नि परीक्षा जैसी है उनकी, क्योंकि वो भी अपना दिखाना चाहते हैं कि साहब हम बने हैं और अब हम डिलीवर करना चाहते हैं। लोकसभा में हमसे शायद कुछ गलती हो गई, लेकिन अब हम जो 7 सीटें में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके और एक बार भारतीय जनता पार्टी को मैं आपको सीटों पर बता देता हूँ कि जैसे ये जो सीटें हैं वो उसमें क्या है कि 5 सीटें तो ऐसी हैं जिन पर विधायक सांसद बन गए, इस कारण से खाली हुई। 2 जो सीटें हैं वो उसमें निधन हो गया, इस कारण से खाली हुई हैं। खीसबार जो है, खीसबार में आपने एक नाम सुना होगा, वहाँ पर हनुमान बेनीवाल हैं, उनकी पत्नी वहाँ से लड़ रही हैं। इनकी पारंपरिक सीट है उनकी कनिका बेनीवाल। यहाँ पर भाजपा के रेवतराम डांगा है और कांग्रेस के रतन चौधरी है। त्रिकोणीय मुकाबला है इस सीट पर। इसके साथ ही झुंझुनू में जो है ओला परिवार है, ओला परिवार की लड़ रहा है, तो यहाँ पर ओला परिवार के लिए है। यहाँ पर उनके जो अमित ओला हैं कांग्रेस के, वो लड़ रहे हैं। और जो राजस्थान के अलावा अगर मैं दूसरे और राज्यों की बात करूं, लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है, क्योंकि इस बार प्रियंका गांधी भी मैदान में उतरी हुई हैं। वो कितना अहम हो जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी परिवार कांग्रेस की राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस बार देखा जाए तो साउथ में प्रियंका लड़ रही हैं, पहली बार साउथ से लड़ रही हैं। अभी तक तो यहीं कैंपेनिंग करती थी, तो इस बार ये संकेत भी मिलेगा कि राजनीति में किस तरीके से चेंज आना है, क्योंकि प्रियंका एक पूरी भूमिका में होंगी, सांसद होंगी, और राहुल के साथ किस तरीके से वो संसद में भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगी। और ये एक कांग्रेस के लिए भी अहम है क्योंकि उनकी जो पीढ़ी है जो इस तरीके से, क्योंकि अभी राहुल गांधी अकेले ही पूरी तरीके से संसद में थे, लेकिन अब ये प्रियंका के आने से उनको एक मजबूती मिलेगी और एक भाई को ताकत मिलेगी, और ये कांग्रेस के भविष्य के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए भी ये प्रतिष्ठा की लड़ाई हो जाती है। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि महाराष्ट्र में सवाल वही है, क्या परिवर्तन होगा या फिर भगवा परचम फिर से लहराएगा, और उसी तरह से झारखंड में किसका होगा राज तिलक, ये सवाल लगातार बना हुआ है, जिसका जवाब आप तक 23 तारीख को हम इसी न्यूज़ रूम से पहुंचाएंगे, क्योंकि लगातार हम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। 24 घंटे हो चुके हैं अभी तक एग्जिट पोल के आंकड़े आए हुए, और लगातार हम आप तक आगे भी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।